तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना। तो जैसा कि मैं बता रहा था फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन आंसर्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने जो इसमें था, ट्रू फॉल्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो मैंने बता दिया था। तो आज मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ये सब बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने उधर लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने उधर लिख दिया है, बी का मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ स्प्रिंग एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट अटैच टू इट। तो किस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा? अंडर, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, है ना, बी का फर्स्ट, अंडर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड कंडीशन। क्या आंसर हो जाएगी? अंडर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड कंडीशंस, है ना। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेच या कंप्रेस रहेगा तो फोर्स लगाएगी, नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी। सेकंड नंबर देखेंगे, द इफ अ बॉल इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नो फोर्स अप्लाइड ऑन इट, will its speed increase, decrease और remains constant। तो constant हो जाएगी, constant। अब कहीं कैसे, जब कोई फोर्स नहीं लगा, कहा ये स्पष्ट करिए, बॉल इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस और नो फोर्स अप्लाइड, कोई फोर्स नहीं लगा। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जिस स्पीड से जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो जिस स्पीड से जा रहा है तो हमेशा उसी स्पीड से चलता जाएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। थर्ड का देखिएगा, थर्ड का ये है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल विद द फोर्स 1.5 न्यूटन। ध्यान से क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, अर्थ जो है अट्रैक्ट करता है एप्पल को 1.5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, टेकिंग दिस एक्शन फोर्स। अच्छा, इसको कहा दिया एक्शन, तो हाउ मच रिएक्शन फोर्स? तो रिएक्शन फोर्स भी तो इतना ही होगा, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स भी आपका हो जाएगा इज 1.5 न्यूटन। रिएक्शन फोर्स भी आपकी हो जाएगी 1.5 न्यूटन, ठीक है। और उसमें आपको हु एक्सर्ट दिस रिएक्शन फोर्स। अच्छा, तो अर्थ लगा, अर्थ अट्रैक्ट एप्पल, इसको एक्शन, यानी अर्थ वाला एक्शन तो एप्पल वाला रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट्स बाय एप्पल हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट्स बाय एप्पल, ओके। इनके स्पष्ट कह दी है आपको कि अर्थ अट्रैक्ट करता है एप्पल को 1.5 न्यूटन, इसको एक्शन माना, तो रिएक्शन अर्थ वाला एक्शन, तो एप्पल जो लगाएगा रिएक्शन। अब कह रही है उसी में ऑन व्हिच बॉडी दिस रिएक्शन फोर्स है, तो एप्पल किस पर लगाएगा? अर्थ पर। तो दिस फोर्स यानी दिस फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स, दिस फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट्स ऑन अर्थ। एप्पल अर्थ पर ही, अर्थ लगाया एप्पल पर तो एप्पल लगाएगा अर्थ पर, है ना। तो एप्पल लगाया रिएक्शन फोर्स, किस पर लगाया? तो अर्थ पर। अगला सवाल 4 का, a coin falls towards earth because earth attracts the coin। कॉइन जो है अर्थ की ओर जाता है क्योंकि अर्थ इसे अट्रैक्ट करता है। डज द कॉइन ऑल्सो अट्रैक्ट? हाँ जी, यस, अर्थ भी अट्रैक्ट करता है। आप किसी पर फोर्स लगाइएगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी फोर्स लगाएगा। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में बता दिया। 5 पर देखिए, कैन इंटरनल फोर्स एक्टिंग अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ सिस्टम कैन चेंज लीनियर मोमेंटम? नो, इंटरनल फोर्स नहीं, हाँ एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्सेस आपका चेंज नहीं करेगा। 6, डज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस डिपेंड ऑन वेदर सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? नो, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। फोर्स को हॉरिजॉन्टल लिक्विड में, देखिए मैंने आपको बताया था आप लोगों को, ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लिक्विड है, ये देखिए वर्टिकल कंडीशन में इसमें लिक्विड है। तो प्रेशर को मतलब है, ये देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स बाई एरिया होती है। तो बताइए, झुका हुआ रहे, एंगल पे रहे, तो देखिए कॉन्टैक्ट एरिया तो आपका वही रहेगा, तो एरिया वही रहेगा,
है ना, तो प्रेशर भी वही रहेगा, ठीक है। और फोर्स तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, तो मास वही बॉडी है, मास वही है ना। एरिया भी आपका कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही रहेगा, कॉन्टैक्ट एरिया, तो एंगल से मतलब नहीं। अगर मान लेते हैं, बात करते हैं इसकी बात, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया, तो यहाँ पर इस सरफेस, तो ये वाला इस सरफेस, ये वाला इस सरफेस, तो दोनों का तो सबका एरिया तो सेम ही रहेगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन कर रही है, ध्यान से पढ़िएगा। डैश द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी बायोट फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी बायोट फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड बायोट फोर्स को मतलब है डिस्प्लेस्ड वाटर से, बायोट फोर्स को जो है डिस्प्लेस्ड वाटर से मतलब है कि कितना पानी को वो हटाया। मैंने ये सब बायोट फोर्स बताया था, तो बताया था। तो ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अ सरफेस डिपेंड वेदर सरफेस इज हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है कि एक्स एंगल पे। तो ये सब के कोई मतलब नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by liquid, exerted by liquid, ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन फोर्स, बायोट फोर्स हो जाएगा, बायोट फोर्स, ठीक है। बायोट फोर्स ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस डज नॉट डिपेंड, पूछ रहा है डिपेंड करता है, तो does not depend, does not depend, does not depend on whether, does not depend on whether the surface is horizontal, the surface is horizontal है ना, वर्टिकल और एट सम एंगल, वर्टिकल और एट सम एंगल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। प्रेशर देखिए, प्रेशर का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी कौन फोर्स, बायोट फोर्स। चलिए एक बार फोर्स से समझाते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी कौन फोर्स, बायोट फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, जहां m क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ध्यान दीजिएगा। तो मास ऑफ कोई भी बॉडी हो, इतना पर हो, अभी मैंने बताया इस तरह से है, ये देखिए वर्टिकल है, इसमें वर्टिकल रखिए, ये देखिए एंगल पे है कुछ, हॉरिजॉन्टल है ये, वर्टिकल है ये, और ये है एट सम एंगल, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, एट सम एंगल, ये कुछ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और कुछ एंगल पे है। तो बताइए बायोट फोर्स को मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड कहने का मतलब बायोट फोर्स। प्रेशर से ही मैंने आपको समझाया, फोर्स से समझा रहा हूँ। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी बायोट फोर्स को मतलब है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ऐसे रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, वर्टिकल रहे या किसी एंगल पर रहे, वाटर तो सेम टू सेम डिस्प्लेस्ड करेगा। इन ऑल केसेस, है ना, इन ऑल केसेस सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास वही, g का तो वैल्यू फिक्स होता ही है, तो फोर्स वही ना रह जाएगा। तो इसलिए फोर्स को ये मतलब नहीं है कि वो किसी एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। मैंने फिगर फिर से समझाया था। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, डैश द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड ऑन अ सरफेस, डिपेंड ऑन सरफेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या एंगल पे। तो नहीं, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मतलब बायोट फोर्स, mg। m क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, बायोट फोर्स में मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इस तरह से हो, इस तरह से और इस तरह से, सेम टू सेम होगा, तो ये सेम होगा। और g का वैल्यू तो फिक्स होता है 9.8। इन ऑल केसेस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर सेम टू सेम, है ना।
इन ऑल केसेस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर लिखना है तो लिखो क्या, समझ गए ना। इन ऑल केसेस मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर सेम, और जी का वैल्यू भी फिक्स होता है, तो आपका बायोन्ड फोर्स यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड सेम रह जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सी। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सी का फर्स्ट, ठीक है, क्या कर रही है, डिफाइंड बैलेंस और अनबैलेंस तो कर लोगे आप लोग, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स तो आप लोग खुद से कर लोगे। बैलेंस फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो कॉल्ड बैलेंस फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अगला, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का 3 एग्जांपल क्या क्या दे सकते हो, 3 एग्जांपल, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बायोन्ड फोर्स पानी वाला फोर्स, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स। हाँ जी, तो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो तो आंसर हो जाएगा यस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स तो यस। तो इफ यस 2 एग्जांपल, तो 2 एग्जांपल लिखना है। तो एग्जांपल देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय, एग्जांपल है, आंसर तो यस हो गया, एग्जांपल लिखने का रहा है। एग्जांपल, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अर्थ तो नॉन लिविंग है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन सैंड, पहला एग्जांपल। एक और 2 एग्जांपल लिखने का था, फोर्स दोनों नॉन लिविंग है जी, तो नॉन लिविंग फोर्स का फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन बुक। अभी टेबल है, इस पर एक रखा हुआ है बुक, तो दोनों नॉन लिविंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन रिमेन्स एट रेस्ट, तो रेस्ट में ही रहेगा। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन, देन ऑलवेज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमेशा वही मोशन, यूनिफॉर्म मतलब वही मोशन में रहेगा, वही मोशन में रहेगा, है ना। अनलेस एक्टेड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट, तो रेस्ट में मोशन तो हमेशा वही मोशन में जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। Which scientist formulated? तो गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो इज फॉर्मुलेटेड, कौन फॉर्मुलेटेड किए थे, गैलीलियो। अगला सवाल, कौन फॉर्मुलेटेड किए थे, तो गैलीलियो फॉर्मुलेटेड किए थे। स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, ये तो लिख लोगे आप लोग, स्टेट्स न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों नियम लिखना है। पहला रेस्ट में यही लिखे, ये फर्स्ट लॉ है ये। दूसरा क्या है, F इज इक्वल टू में जो निकला था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और थर्ड है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो लिख लोगे। 6 नंबर देखिएगा, गिव एन एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक एग्जांपल बताइए जिसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो कॉलिजन बिटवीन, एगो एग्जांपल देना है न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बाइसिकल, कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बाइसिकल, है ना। तो जब दो थर्ड लॉ क्या करता है, 2 बॉडी कोलाइड टू ईच अदर, तो ट्रक और बाइसिकल कोलाइड किया, है ना, तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगला सवाल,
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, व्हेन टू बॉडी स्ट्राइक टू ईच अदर, है ना, देन फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट सेम फोर्स कंपेयर टू सेकंड बॉडी अप्लाइड ऑन द फर्स्ट। जो मैंने पहला बॉडी फोर्स लगाएगा उतना ही, जैसे देखिए दो बॉडी है टकराया, अगर ये लगाता है 10 न्यूटन इस पर, तो ये वाला भी 10 न्यूटन लगाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा होगा हल्का बॉडी में, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी हल्का बॉडी में। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखेंगे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सेवन सपोज यू आर स्टैंडिंग विद योर फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, सडनली यू पुश योर फ्रेंड, अचानक आप उसे पुश कर देते हैं, धक्का देते हैं, एंड ही फॉल्स डाउन, और वह गिर जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द फ्रेंड आल्सो पुशेस यू विद द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हाँ जी, देखिए मैंने अभी इसी ने बताया कि जब भी दो बॉडी, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि when two bodies collide to each other then first body applied force on second, है ना, और also second body applied force on first in equal magnitude, दोनों सेम फोर्स, फर्स्ट बॉडी जितना सेकंड पे लगाया उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाया। तो आप दोस्त के साथ खड़े हैं, अचानक उसे धक्का दे दिए, अचानक से धक्का दे दिए, तो जितना फोर्स आप लगाए उतना ही फोर्स आपका दोस्त लगाया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपको कि भाई डिड यू नॉट फॉल डाउन, आप क्यों नहीं गिरे, आपका दोस्त गिर गया, आप क्यों नहीं गिरे। ठीक है, तो देखिए दो बॉडी कोलाइड होता है, दो बॉडी कोलाइड होता है तो दोनों सेम फोर्स लगाता है, लेकिन एक्सेलरेशन होता है हल्का बॉडी में ज्यादा और भारी बॉडी में कम। तो एक्सेलरेशन जो है ना, ये जो मोर लाइटर बॉडी यहां पर क्या है, हमारा दोस्त, देन ही फॉल्स डाउन, देन ही, तो वह गिर जाता है, बट एक्सेलरेशन, ओके शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखूंगा एक्सेलरेशन समझिएगा, इस तरह से लिखे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज मोर, एक्सेलरेशन इज लेस, है ना, एक्सेलरेशन इज लेस, एक्सेलरेशन क्या है, कम है, एक्सेलरेशन कम होता है इन हैवियर बॉडी। तो हैवियर बॉडी हम क्यों, हम नहीं गिरे हैं तो हम ना भारी होंगे, हमारा दोस्त गिर गया, नहीं हमारा दोस्त हल्का होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा था, लेकिन हम नहीं गिरे तो हमारा एक्सेलरेशन कम था। ठीक है, बट एक्सेलरेशन इज मोर इन फॉल्स डाउन, बट एक्सेलरेशन इज लेस इन हैवियर बॉडी, यानी हम नहीं, आई मीन्स हम, देन आई डू नॉट फॉल डाउन, आई डू नॉट फॉल डाउन, हम नहीं गिरते। एक बार फिर से सवाल एक बार फिर से, क्वेश्चन कह रही है आपको कि सपोज यू आर स्टैंडिंग विद योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, सडनली यू पुश योर फ्रेंड और ही फॉल्स डाउन, आपका दोस्त को पुश किया, आप गिर गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द फ्रेंड आल्सो एक्सर्ट पुशेस यू विद इक्वल फोर्स, तो फ्रेंड भी आपको पुश किया इक्वल फोर्स से न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, लेकिन कहता है भाई डिड यू नॉट फॉल डाउन, आप क्यों नहीं गिरे, हम अपना दोस्त को धक्का दिए तो दोस्तवा गिर गया, लेकिन हम क्यों नहीं गिरे, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा होता है हल्का बॉडी, हमारा दोस्त हल्का था इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा तो गिर गया, लेकिन एक्सेलरेशन लेस होता है हैवियर बॉडी, यानी आई है, आई मींस मैं, हम में एक्सेलरेशन ज्यादा था, एक्सेलरेशन कम था, हैवियर बॉडी देते हैं, तो इसलिए हम नहीं गिरे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें 8 नंबर, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या है लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ये मैंने लिखा दिया था। ठीक है, अगर बाई चांस आप वीडियो नहीं देख रहे तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ये सब देखिए तभी समझ में आएगी जब शुरू से आप पहले वाला जो वीडियो है सब देखे हुए हैं तब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला वीडियो जरूर देखें।
ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें। क्या कर रही है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, है ना, ये सब मैंने बता दिया था। अगला डिफाइन प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर, ये भी मैंने लिखा दिया था, 9 का भी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अगला क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी मैंने लिखा दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देन liquid exerts force on the body. This principle is called Archimedes principle because given by Archimedes. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, Archimedes principle क्या है, तो when a body is partially or fully immersed in liquid, जब कोई बॉडी या तो थोड़ा सा या तो पूरा डूबा हुआ, ये देखिए लिक्विड है, इसमें देखिए पार्शियली इमर्ज्ड है, इसमें देखिए फुल्ली इमर्ज्ड है, then liquid exerts force on the body, ये देखिए liquid exerts force on the body in upward direction, इसी को बायोन फोर्स कहते हैं। liquid exerts force on the body in upward direction. This principle is was founded by Archimedes, is called Archimedes principle. इसको आर्किमिडीज साहब ने बताया था, इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। अगला देखिएगा 11 नंबर, गिव द रिलेशन बिटवीन बायोट फोर्स एंड वेट फॉर फ्लोटिंग। हाँ, ये देखिए फ्लोटिंग कंडीशन में, इन द केस ऑफ फ्लोटिंग, इन द केस ऑफ फ्लोटिंग बायोट फोर्स इक्वल वेट, फ्लोटिंग के कंडीशन में बायोट फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है यानी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है राइट साइड में, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ सेट ऑफ फोर्सेस। तो ये सब शुरू में ही बता दिया था। इफेक्ट क्या है फोर्स का, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मोशन चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, स्ट्रेट चेंज हो सकता है ना, ये इफेक्ट है। जैसे फुटबॉल को मार दिए, फोर्स लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ब्रेक लगा दिए मोशन चेंज हो गया, है ना। इसी को देखिए फोर्स लगा दिए शेप चेंज हो गया, स्ट्रेट चेंज उसी तरह से हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपको डिफाइन बैलेंस फोर्स, तो बैलेंस फोर्स कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स जीरो कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। और उसमें डाला है क्या, कैन डू टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन बैलेंस, क्या दो फोर्सेस परपेंडिकुलर जो है बैलेंस हो सकता है। तो हाँ जी, देखिए मैंने फिगर बना दिया, नीचे वेट और ऊपर वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर नॉर्मल, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, रखा हुआ। ये जो है बॉडी केप्ट है, बॉडी इज केप्ट ऑन ए टेबल, बॉडी जो है रखा हुआ यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रखा हुआ है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो ऊपर में वाला जो फोर्स लगाया वो नॉर्मल फोर्स है, नीचे में वेट ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर फोर्स लगाया तो बैलेंस है कि नहीं है, तो बैलेंस मींस रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, यार एन बराबर डब्ल्यू यानी नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए क्या कर रहा है, तो यस टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद बैलेंस, दो फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर और बैलेंस हो सकता है। एग्जांपल में लिख दिए नॉर्मल फोर्स एंड डब्ल्यू यानी वेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स से क्या समझते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। सब पहले चर्चा कर दिया है, सारे फोर्सेस का सम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। जैसे देखिए इधर 5 न्यूटन इधर 2 न्यूटन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो रिजल्टेंट में मैंने क्या लिखा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो 5 न्यूटन में देखिए ऐड करना कितना, 2 न्यूटन या माइनस अपोजिट डायरेक्शन है तो -2 न्यूटन ऐड करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 3 न्यूटन। सम ऑफ ऑल फोर्सेस मैंने बताया कि कौन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, तो दोनों को मैंने सम किया, 5 न्यूटन में 2 न्यूटन नहीं -2 न्यूटन ऐड किया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो कितना न्यूटन, 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रही है
आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? कि एबिलिटी ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, है ना। एबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, किसी बॉडी का एबिलिटी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहने की। कहने का मतलब एबिलिटी मतलब जो जैसा है वैसा रहना चाहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। इसी को बोलते हैं आपका इनर्शिया। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। अब कहता है इसमें और क्वेश्चन ऐड किया है आपको, एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेन टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और डेट ऑफ मोशन, यानी इनर्शिया, डेट आया इनर्शिया के लिए, कंपेयर करते हैं तो सिंगुलर के लिए डेट, तो इनर्शिया 2 बार आ रहा है तो दूसरा बार के लिए डेट का यूज किया गया है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और डेट ऑफ मोशन, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बॉडी रेस्ट में है किसी जगह पर तो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इनर्शिया ऑफ मोशन का तो जर्क व्हाइल ट्रैवलिंग, है ना, स्टॉपिंग द बस, जर्क व्हाइल ट्रैवलिंग के समय झटका होते रहता है, जर्क मींस झटका, ट्रैवलिंग के समय झटका होते रहता है, या ड्यूरिंग अप्लाइंग ब्रेक फील जर्क, ब्रेक के समय। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो हमेशा मोशन में। ठीक है। अब अगला सवाल है 5 नंबर, पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। हाँ, तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पर। तो क्या करा, एक्सप्लेन करिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। एक्सप्लेन किस पर कीजिए? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। कह रहा है कि पैसेंजर जो है वो टेल टू फॉल बैकवर्ड, पैसेंजर पीछे की ओर आ जाता है ना। व्हेन बस स्टार्ट सडनली, ये तो आप लोगों ने भी फील किया होगा। बस जब अचानक शुरू होता है तो वो आपको देखता है बस आगे की ओर जाना चाहेगा। जब बस अचानक शुरू होगा तो बस कहाँ जाना चाहेगा? आगे, तो पैसेंजर आ जाएगा पीछे। और ब्रेक लगाएंगे तो बस जाना चाहेगा पीछे तो पैसेंजर चल जाएगा आगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बस स्टार्ट हुआ सडनली, बस आपका सडनली स्टार्ट हुआ, तो जब बस सडनली स्टार्ट होगा तो बस जाना चाहेगा आगे तो पैसेंजर आ जाएगा पीछे। अब बस अचानक ब्रेक लिया तो वो चाहेगा पीछे जाने के लिए बस, तो पैसेंजर आगे की ओर इस तरह से हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है इस तरह से। ठीक है। अब पीछे की ओर जाएगा तो इस तरह से। तो एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। किस बेसिस पर एक्सप्लेन करना? न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि देखिए हमारा पैर तो बस के कांटेक्ट में होता है, तो पैर इधर उधर नहीं होता, जो भी होता है इधर उधर ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि पैर हमारा बस से कांटेक्ट में होता है तो हाई फ्रिक्शन। लेकिन पूरा पार्ट तो, पूरा बॉडी का पार्ट तो वो कांटेक्ट में होता नहीं है, तो वही लिखा मैंने, होल पार्ट्स ऑफ बॉडी नॉट कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ बस, है ना। तो नो मोर फ्रिक्शन इन होल बॉडी, हेंस फॉल बैकवर्ड। जैसे जब बस ब्रेक लेता है या फिर बस अचानक शुरू होता है तो आपका पैर देखते हैं, पैर जो है किसके कांटेक्ट में रहेगा? बस के कांटेक्ट में। अगर पैर भी आपका हवा में रहेगा तो पैर भी इधर उधर हो जाएगा, पैर भी आपका हवा में रहेगा तो पैर भी इधर उधर हो जाएगा आगे या पीछे। लेकिन अगर पैर आपका बस के सरफेस से कांटेक्ट में है तो बस पैर आपका इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि बस से कांटेक्ट में रहने के कारण फ्रिक्शन बहुत ज्यादा। लेकिन अपर पार्ट तो नहीं है, यानी पूरा पार्ट आपका कांटेक्ट में नहीं है, तो वही मैंने लिखा बिकॉज होल पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अर्थ। पूरा पार्ट जो है बस, होल पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ बस। पूरा बॉडी का पार्ट जो है बस के सरफेस में कांटेक्ट में है, पूरा पार्ट बॉडी का बस के सरफेस के कांटेक्ट में, इसलिए ज्यादा नो मोर फ्रिक्शन ऑन होल बॉडी, पूरे बॉडी पर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है। अगर पूरे बॉडी पे ज्यादा फ्रिक्शन होता तो सारा बॉडी वहीं रहता। बस अब बांध के रखा जाए, आपको बैठे हुए बांध दिया है तो इधर उधर नहीं होगा, लेकिन बांध के थोड़ी ना बैठे हुए रहते हैं, इसलिए तो सीट बेल्ट लगाया जाता है ताकि थोड़ा इधर उधर हो तो झटका आपको ना लगे। देखते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग का एकदम सीट बेल्ट नेसेसरी कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि सीट बेल्ट आपको इधर उधर नहीं होने देता, जिससे चोट लगने की संभावना आपको कम होती है। ठीक है।
तो वही कह रहा है कि पैसेंजर जो है पीछे चला जाता है, बस स्टार्ट सडनली होता है, क्योंकि पूरा बॉडी का पूरा पार्ट नॉट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ बस, बस के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है पूरे बॉडी में, तो इसलिए पीछे रहता है। अगला सवाल, व्हेन यू जंप ऑन कंक्रीट सरफेस, जब आप कंक्रीट सरफेस पर जंप करते हैं, जब आप कंक्रीट सरफेस पर जंप करते हैं, यू फील हर्ट मोर, तो ज्यादा चोट महसूस होती है। व्हेन यू जंप ऑन सैंड, जब कंक्रीट पर जंप करते हैं तो आपको ज्यादा चोट महसूस होती है, लेकिन बालू पर जंप करते हैं तो कम चोट महसूस होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ के आधार पर एक्सप्लेन करना। जरा इधर आप आइए, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा फोर्स का फॉर्मूला एम में, ए की जगह वी बाई टी लिख सकते हैं, यानी फोर्स और टाइम का दुश्मनी का रिलेशन है, नेम यानी दुश्मन। कहने का मतलब ज्यादा टाइम लेगा तो फोर्स कम, कम टाइम लेगा तो फोर्स ज्यादा। जैसे कि कैच को पकड़ने में, कैच अगर पकड़ते हैं और डायरेक्ट कैच को आप ले लेते हैं हाथ में तो ज्यादा चोट लगती है, लेकिन कैच को हाथ में लेके पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कम चोट लगती है। तो पीछे की ओर आपने बढ़ाया तो ज्यादा टाइम लिया, तो ज्यादा टाइम में कम हट, और डायरेक्ट कैच कर लिया तो कम टाइम लिया कैच करने में तो ज्यादा हट। ठीक है, तो इसको आप समझिए, एफ बराबर एम में, ए की जगह लिख दिए वेलोसिटी बाई टाइम, तो टी नीचे और फोर्स ऊपर, तो ऊपर और नीचे में दुश्मनी, ऊपर और नीचे में, यानी टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा और टाइम कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए का फॉर्मूला वी बाई टी हो गया, तो फोर्स और टाइम में कैसा रिलेशन हो गया, दुश्मनी का। ज्यादा टाइम लेगा रुकने में ज्यादा टाइम तो फोर्स कम, रुकने में कम टाइम तो फोर्स ज्यादा। जैसे बॉल को आपने डायरेक्ट कैच कर लिया तो कम टाइम लगा तो ज्यादा चोट लगती है, अब बॉल को पकड़ के थोड़ा पीछे किए तो रोकने में ज्यादा टाइम लगा, तो कम चोट लगती है। तो ज्यादा टाइम, तो वही काम है, वही बात हो रहा है। जब आप कंक्रीट सरफेस पर जंप करते हैं तो ज्यादा चोट महसूस होता है। व्हेन जंप ऑन सैंड बिकॉज आई स्टॉप इन लेस टाइम ऑन कंक्रीट, तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, कम टाइम लगता है ना, स्टॉप लेस टाइम ऑन कंक्रीट कंपेयर टू सैंड, तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। ठीक है, देन वी फील मोर फोर्स यानी मोर हर्ट ऑन कंक्रीट। क्लियर है, समझ गए आप लोग? फिर से रिपीट, जब जंप करते हैं आप कंक्रीट पर तो मोर हर्ट होता है, ज्यादा चोट महसूस होता है। देन जंप ऑन सैंड, है ना, किसकी तुलना में, जब आप जंप करते हैं सैंड पर, क्योंकि जब भी आप जंप करते हैं सैंड पर, आपका कंक्रीट पर, देन आई स्टॉप इन लेस टाइम ऑन कंक्रीट, टाइम कम, कंक्रीट पर तो जल्दी रुक जाइएगा, लेकिन बालू में आपका पैर थोड़ा अंदर की ओर धंसेगा तो ज्यादा टाइम लेगा रुकने में। कंक्रीट पर आसानी से रुक जाइएगा, लेकिन बालू पर आपका धंसेगा पैर तो ज्यादा टाइम लगेगा रुकने में। तो कंक्रीट पर टाइम कम लगा रुकने में तो फोर्स ज्यादा, तो ज्यादा चोट महसूस होगी, लेकिन बालू पर टाइम ज्यादा लगा रुकने में तो फोर्स कम। तो वही लिखा, स्टॉप इन लेस टाइम ऑन कंक्रीट कंपेयर टू सैंड, देन वी फील मोर फोर्स यानी मोर हर्ट, है ना, ऑन द कंक्रीट देन सैंड, किसकी तुलना में। क्लियर? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका भेन 7 नंबर, यू पुल योर आर्म्स बैक। अरे ये तो अभी मैंने बताया 6 जो है, जैसे कंक्रीट पर कूदे थे तो ज्यादा चोट क्योंकि टाइम आपका कम लगा था रुकने में, और बालू पर कम चोट क्योंकि टाइम ज्यादा लगा था। तो जब आप पुल करते हैं अपने आर्म्स को बैक, व्हेन कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, तो कह रहा है व्हेन यू पुल आर्म्स बैक व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, तो कह रही है द चांसेस ऑफ हर्टिंग हैंड लो, तो चांस है कम जो है चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाथ को पीछे किए तो टाइम ज्यादा लगा रुकने में तो कम फोर्स यानी कम चोट। तो ही मैंने लिखा बिकॉज बॉल स्टॉप्स इन मोर टाइम, बॉल स्टॉप्स इन मोर टाइम, कब, जब हाथ को पीछे किए तो टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम लगेगा यानी कम चोट लगेगा, और एक्सेलेरेशन भी कम जाएगा इस केस में।
फोर्स कम तो फोर्स का फॉर्मूला एम में, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन भी कम। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए एम में एक जगह वी बाई टी होता है, तो देखिए टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, वही लिखे मोर टाइम टू स्टॉप देन लेस टाइम लेस फोर्स। ये तो अभी मैंने बताया 6 में कि हाथ को पीछे करने से टाइम ज्यादा लगता है तो फोर्स कम यानी कम चोट लगता है। अगला सवाल 8 नंबर, स्टेट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन। और तो लिख लीजिएगा आप लोग, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, इसका आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। स्टेट 3 लॉ पहला क्या है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, वेन एवर लेस एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तीसरा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो ये तीनों तो आप लिख लीजिएगा। 9 नंबर, इफ वी रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड। देखिए बड़ा ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है इफ वी रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर आवर हैंड, तो लिखा कि यदि बॉल रिलीज होता है हमारे हाथों से विद, यहाँ पर बी लिखा होना चाहिए, योर नहीं आवर हो जाएगा। जब बी लिखा हो तो बी के अकॉर्डिंग जो है आपका आवर हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि इफ बी रिलीज अ बॉल फ्रॉम आवर हैंड, यदि हम लोग जो है बॉल जो है गिराते हैं अपने हाथों से, इट स्टार्ट्स मूविंग, बॉल को छोड़ेंगे तो मूविंग करने लगेगा, इट स्टार्ट्स मूविंग इन ऑर्डर। क्वेश्चन देखिए उधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका उधर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कीप द बॉल एट रेस्ट। कहता है इन ऑर्डर टू कीप द बॉल एट, बॉल को रेस्ट में रखना चाहते हैं, बॉल को रेस्ट में रखना चाहते हैं। वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन होल्डिंग इट, तो इसके लिए क्या फोर्स लगाना पड़ता है इसको पकड़ने के लिए। तो बॉल को छोड़ते हैं हाथ से तो मूव करने लगता है। ऑर्डर टू कीप इट रेस्ट, अब इसको हम चाहते हैं कि रेस्ट में रखें, तो बॉल को पकड़े रहते हैं हाथों से। तो कहता है कि एक्सप्लेन, कहाँ गया, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स लॉ का ये उल्लंघन है ना, तो ये लिखा वी हैव टू अप्लाई फोर्स व्हाइल होल्डिंग, दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ का वायलेशन मतलब उल्लंघन, बहिष्कार, नॉट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉल रेस्ट में है ना जी, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक हाथों में रहेगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि बॉल को छोड़ते हैं हाथ से तो मूव करने लगता है, लेकिन हम चाहते हैं इन ऑर्डर टू कीप अ बॉल एट रेस्ट, हम चाहते हैं कि बॉल को रेस्ट में रखें, हम चाहते हैं कि बॉल को रेस्ट में रखें, तो इसके लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं पकड़ने के लिए इसे। तो ये कहता है दिस इज नॉट अ वायलेशन, उल्लंघन, बहिष्कार। यह बहिष्कार नहीं करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। क्यों? उसी को एक्सप्लेन करना, बिकॉज बॉल रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक ये हाथ में रहेगा, तो इसलिए वायलेशन नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में, जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बॉल जब तक हाथ में है तब तक रेस्ट में रहेगा, बॉल जब तक हाथ में है तब तक रेस्ट में रहेगा। तो यही तो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, अब अगला सवाल देखिएगा आपका है, कैन गिव एन एग्जांपल वेयर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डू नॉट एक्शन रिएक्शन। कहता है दो आपका एक एग्जांपल दीजिए वेयर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जहां दो इक्वल फोर्स हो, अपोजिट फोर्सेस हो, लेकिन एक्शन रिएक्शन नहीं। क्योंकि एक्शन रिएक्शन तभी होता है जब दो बॉडी स्ट्राइक करता है एक दूसरे से। एक्शन रिएक्शंस आर पॉसिबल व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक। तो आपको ऐसा एग्जांपल देना है जहां दो बॉडी स्ट्राइक ना करे, पहले से वो रखा हुआ है, क्योंकि दो बॉडी स्ट्राइक करेगा तब तो वो एक्शन रिएक्शन होगा। लेकिन कह रहा क्या, गिव एन एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल दीजिए वेयर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जहां दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, जहां दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है ना। फॉर्म नॉट एन एक्शन रिएक्शन, जो एक्शन रिएक्शन नहीं है। जैसे देखिए बॉल रखा हुआ है, हाथ लगाया नीचे में डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर में लगाया सरफेस ऑफ टेबल अपोवर डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, दोनों रखा हुआ है दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, तो ये एक्शन रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो यही एग्जांपल किया मैं, बॉल केप्ट ऑन टेबल देन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वल टू होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस
ऑफ टेबल ऑन द बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक अपवर्ड रखा, एक डाउनवर्ड रखा, और दोनों इक्वल है, तो टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस, है ना। बट लिख देते हैं नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, तो यही पे एग्जाम्पल देना था, नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाता। दोनों इक्वल है, ऊपर भी जितना लगा नीचे भी उतना ही लगा, तब ना ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, लिख दिया केप में रखा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स 0, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो दोनों इक्वल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। अगला सवाल है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस क्या हुआ, द फोर्स एग्जर्ट अपने आप पे जो फोर्स लगा इंटरनल, जो कोई तीसरा बॉडी लगा दिया वो एक्सटर्नल। तो लिखा द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडीज ऑन ईच अदर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, है एक दूसरे को लगा है कॉल्ड कौन फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस होगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडीज बाय एक्स्ट्रा बॉडी, कोई अलग से बड़ी फोर्स लगा कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए कॉइन है और अर्थ है, ये अर्थ है ना, तो अर्थ और कॉइन के बीच लगा तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गया, रखा हुआ है। तो अब वो तीसरा बॉडी लगा दिया आपको एयर, तो वो एक्सटर्नल फोर्स। अर्थ और ये कॉइन रखा हुआ है, अर्थ कॉइन रखा हुआ है अर्थ पे, तो रखा हुआ है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा इंटरनल, तीसरा बॉडी आ गया एयर, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये आपका। और अगला सवाल है आपका, प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज अलोंग लाइन कोलिडाइंग, है ना। तो ये प्रूव मैंने आपको कर दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू बॉडी मूविंग अलोंग द सेम लाइन कोलिडिंग। तो ये तो प्रूव आपको कहीं दिया था, मैंने आपको प्रूव भी किया था, इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी बताया था, है ना। तो ये प्रूफ जो है आप लोग देख लीजिएगा, पिछला पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद इसको मैंने प्रूव किया था, तो आप देख लीजिएगा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग।